सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आपके साइंस 1 की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे वीडियोस हम बना चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस आने बाकी है। तो जरूर से ये वीडियो को भी देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन? पता है क्या होता है? अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें या तो टेबल बना के दिया रहेगा या तो कुछ आपको फोटो दिया रहेगा, उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस को हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें पैसेज भी हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है ना। और आप लोग के लिए एक और वीडियो ऐसे ही लाऊंगा जो कि होगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अगर आपको एक डायग्राम दिया है और उसके ऊपर कुछ सवाल पूछे या फिर उसके अंदर कुछ सवाल के जवाब लिखने होंगे तो वो कैसे लिखेंगे। मतलब आज का एक वीडियो सेम इसी प्रकार का एक और वीडियो जो कि बहुत जल्दी लाऊंगा। आप देखो, बस चैनल पे बने रहो, चैनल के अंदर जा जाके वीडियो सेक्शन को चेक करते रहो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ज्यादातर वीडियोस बनाता हूं जो आपको हेल्प करता है। कम समय में आप फटाफट से वीडियो को 1.5x की स्पीड से देख पाओगे और जितना हो सके आप अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस कर पाओगे, याद कर पाओगे, बाय हार्ट कर पाओगे और प्रैक्टिस कर पाओगे। तो समय मिलता है, टाइम भी बचाते हैं और बेस्ट क्वालिटी कंसेप्ट आपको देते हैं। साथ ही में दोस्तों बहुत सारे लाइव सेशंस भी चल रहे हैं। आप लाइव वाले सेक्शन में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हम पूरे के पूरे चैप्टर्स को फिर से रिवाइज भी करा रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये वीडियो आपको मिल रहा होगा तब तक हमारे एक लाइव ऑलरेडी हो चुके हैं और दूसरा वाला लाइव भी शायद आपको मिल चुका होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बस जाके लाइव सेक्शन या फिर हमारे वीडियो सेक्शन में से चीजों को पढ़ो अच्छे से। और ये जो वीडियोस होते हैं ना, उनको दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता है कि हम आपके लिए वीडियोस मेहनत करके बना रहे हैं। तो अपने दोस्तों को जरूर से एक बार शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर करोगे उतना अच्छा होगा। फटाफट से शेयर हो जाना चाहिए। चलो, तो इस वीडियो का एक छोटा सा लाइक का टारगेट दे दो। कितना? 2000 लाइक तो कर दोगे ना मेरे लिए। ये जो वीडियो है इतना मेहनत करके बनाया हूं, लगभग 20-25 से ज्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर। ये क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, कंसेप्चुअल नॉलेज आपको देने वाला हूं। तो इसके लिए 2000 लाइक तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से 2000 लाइक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लो, देखो एक्टिविटी क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन 2B में भी आते हैं, क्वेश्चन 3 में भी आते हैं और क्वेश्चन 4 में भी आते हैं। कुल मिला के देखोगे तो 10 मार्क्स का वेटेज, अच्छे खासे वेटेज मतलब एक्टिविटी के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बोला रहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, ऐसा बोला रहेगा। क्वेश्चन क्या है देखो, एक में 3 कॉलम है। बोल रहा है टाइप ऑफ सैटेलाइट दिया है इस कॉलम में, आपको बोल रहा है फंक्शन ऑफ सैटेलाइट इस कॉलम में, और आपको बोल रहा है द नेम्स ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड देयर लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जो स्पेस मिशन लास्ट वाला चैप्टर है उसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स के बारे में दिया है। तो एक टेबल है उसमें, कौन सा तो पेज नंबर है वो चेक कर लेना। वो सारा टेबल जिसने पढ़ा होगा ये उसका आंसर आराम से कर पाएगा। तो जैसे यहाँ पे खाली बॉक्स था, ये डैश है, देखो ये डैश दिया हुआ था, इस डैश में आपको वैल्यू फिलअप करना है। फंक्शन ऑफ सैटेलाइट दिया था और यहां पे भी डैश दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बताऊं, क्या बोल रहा है कि एक सैटेलाइट है जिसका फंक्शन है फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि कोई भी अर्थ सरफेस पे उसका लोकेशन को फिक्स करने वाला कौन सा ऐसा सैटेलाइट। तो नेम ऑफ द सैटेलाइट क्या है? वो है नेविगेशन सैटेलाइट या फिर नेविगेशनल सैटेलाइट भी हम बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में हम क्या लिखेंगे? नेविगेशनल सैटेलाइट। अब इसका यूजेस और मतलब फंक्शन क्या है वो तो दिया हुआ था, लेकिन इसका नेम इंडियन सैटेलाइट का क्या नेम है और उसको लॉन्च करने के लिए कौन सा लॉन्चर या फिर लॉन्च व्हीकल यूज किया जाता है। तो नेविगेशनल सैटेलाइट के लिए जो सैटेलाइट यूज होता है वो होता है IRNSS, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS होता है, जो कि उसका इंडिया का इंडियन सैटेलाइट है, नेविगेशनल सैटेलाइट है। और इसका लॉन्च व्हीकल होता है PSLV, यानी पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। तो ये आपका लॉन्च व्हीकल है PSLV। सेम दूसरा क्वेश्चन है कि वेदर सैटेलाइट क्या करता है। तो वेदर सैटेलाइट का फंक्शन पूछा है, ये खाली बॉक्स था, पूछा था कि वेदर सैटेलाइट का फंक्शन क्या है। तो वेदर यानी कि हमें बताता है कैसा क्लाइमेट रहेगा, स्टडी करता है, प्रिडिक्शन करता है वेदर के बारे में, ये उसकी यहां पे लिख सकते हैं। अब उसका इंडियन सैटेलाइट कौन सा है, जो वेदर सैटेलाइट है उसका इंडियन सैटेलाइट कौन सा है? तो वो है इनसैट, ठीक है ना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और जीसैट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा आप लोग को। इसके अलावा लॉन्चर क्या है इसका? GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV होता है इसका लॉन्च व्हीकल, याद रखना। इसके अलावा 2 खाली बॉक्सेस थे और खाली लिखा था कि इंडियन सैटेलाइट का नाम है IRS और लॉन्चर है PSLV, ठीक है ना, याद रखो। IRS उसका लॉन्च व्हीकल है, सॉरी IRS इंडियन सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल PSLV। तो ये कौन सा सैटेलाइट होगा? तो ये होता है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। अगर आपने देखा होगा, अगर मैं आपको बोलूं चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें वो जो टेबल है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मार्क कराया था, अभी तक नहीं देखा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? एक वीडियो ऑलरेडी मैंने 9 तारीख वाले दिन को ही, यानी जिस दिन आप ज्योमेट्री का पेपर लिख कर आए ना, उसी दिन मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और पेज नंबर मार्किंग करा के दिया है मैंने। तो जो बच्चा वो वीडियो देखेगा ना, उसको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से वो पढ़ाई करेगा। तो सारा कुछ चीज पहले से ही मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए दे रखा है। अब वो जो वीडियो है स्ट्रैटेजी वीडियो, फिर उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन का वीडियो दिया है, वो जो वीडियो देख लिया होगा उसके हिसाब से फॉलो कर लेगा, आराम से साइंस 1 में भी 35+ मार्क्स निकाल लेगा। और सेम हम
ट्राई करेंगे साइंस 2 के लिए भी, बहुत मेहनत करेंगे, मजा आएगा, टेंशन मत लो। तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है वो सैटेलाइट, और उसका मेन फंक्शन होता है कि अर्थ का स्टडी करना, अर्थ के अंदर कैसे डेजर्ट है, कैसे ओशियंस है, जमीन कैसा है, ठीक है ना, ये सारी चीज, सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सारे फॉरेस्ट वगैरह के बारे में स्टडी करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा टॉपिक था जो मैंने आपको यहां पे बता दिया। क्लियर, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा था, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। क्या पूछा था कि ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। एक फिगर है, इसको ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। तो देखो यहां पे दिख रहा है कि दो बॉल है या फिर दो ऑब्जेक्ट है, इसके मास m1 एंड m2 है, ये एक दूसरे को करीब आने की कोशिश करते हैं बाय फोर्स, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। क्वेश्चन 1 पूछा है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन पूछे। क्या बोल रहा है, स्टेट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि आपको पूछ लिया है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, आप जाके हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो या फिर वन शॉट वीडियोस, उड़ान बैच के वीडियोस देख सकते हो, सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि हर ऑब्जेक्ट जो होता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में होते हैं वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं विथ अ या फिर बाय अ डेफिनाइट फोर्स, एक फोर्स द्वारा अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी उनके मास के मल्टीप्लिकेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारा मैथमेटिकली फॉर्मूला कैसे डिराइव हो जाएगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 इंटू मास 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डिवाइड बाय डी स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए इक्वल लिखना पड़ेगा, और इक्वल को लिखने के लिए वहां पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने कांस्टेंट जी ले लिया, और यहां पे जी का जो वैल्यू होता है सभी लोग जानते हैं, जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी याद रख लेना, ठीक है, यहां पे डाल देना। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इसी का दूसरा क्वेश्चन था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, यानी दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं ट्रिपल कर दूं, यानी जो डी था हमारा उसको मैं ट्रिपल कर दूं, यानी डी जो होगा वो 3D हो जाएगा। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखो ये जीएफ लिखा है, तो ये जो वो वाली जीएफ नहीं है, अगेन साइंस भी एक जीएफ ही है ना, है कि नहीं। हमारे पास जीएफ हो ना हो, लेकिन साइंस के पास जीएफ जरूर है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं बच्चा, एग्री करते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो जीएफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका क्या आएगा, चेंजेस क्या आएगा, तो हमें फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे डी के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज डी इज ट्रिपल, तो डी की जगह पे 3D लिखूंगा, तो 3D का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 9D स्क्वायर, और एक ये नया फॉर्मूला बन गया, बस और कुछ नहीं, सिंपल। 2 मार्क्स मिल गया। तीसरे मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था व्हाट विल हैपन टू जीएफ, यानी जीएफ को क्या होगा इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी एक का वजन को, एक का मास को मैं डबल कर दूं तो जीएफ के साथ क्या होगा। तो इस साइंस की जीएफ के साथ क्या होगा कि अगर मैं m1 के जगह पे 2m1 लिख दूं, मतलब डबल कर दिया, तो बस 2m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो मैंने 2 आगे लिख दिया, तो 2gm1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो और कुछ नहीं करना होता, इतना सिंपल कंसेप्ट है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्या ये क्वेश्चन में 3 में से 3 मार्क्स आप नहीं निकाल पाते, आराम से निकाल पाते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर्स भी रिपीट हुए थे, जरूर से देखना है। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कंप्लीट द टेबल करके, ठीक है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, कुछ फिगर यहां पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि नेम द डिफेक्ट, इस फिगर को पहचानना है। ये फिगर आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में आया था, तो ये फिगर है और ये फिगर है, तो इस फिगर को पहचानना है। तो ये फिगर देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, नजदीक का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, दैट इज योर मायोपिया। क्या है ये कौन सा डिफेक्ट है, ये मायोपिया है। और ये आपका दूर का दिख रहा है, देखो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो फार साइटेडनेस है, मतलब ये हाइपरमेट्रोपिया है। तो कौन सा डिफेक्ट है वो पहचान लिया और बॉक्स में लिख दिया। उसके बाद पूछा था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, माफ करना, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है। तो यहां पे जब नियर साइटेडनेस होता है ना, मायोपिया, तो इसमें जो इमेज होता है वो रेटिना के सामने यानी इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है। याद रखने वाली बात है, याद कर लेना कि कभी भी नियर साइटेडनेस मायोपिया आया तो इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और फार साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया आया तो इसमें इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द रेटिना, के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। ये याद करने वाली बात है, फिर से बता रहा हूं, याद कर लो इसको, सिर्फ देख के जाओगे नहीं चलने वाला काम, याद करोगे तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, लेंस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट, यानी कि अगर मुझे मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस को ठीक करना है तो मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली तो कौन से लेंस का चश्मा पहनूंगा, तो वहां पे कौन सा लेंस लगेगा, तो याद रखना कॉन्केव लेंस, मायोपिया कॉन्केव, याद रखना मायोपिया कॉन्केव, मायोपिया कॉन्केव, याद कर लो, मायोपिया कॉन्केव, मायोपिया कॉन्केव, मायोपिया कॉन्केव, ठीक है ना। सीएम याद रखना, ठीक है ना, सीएम योगी आदित्यनाथ याद रख लो, या फिर सीएम फडणवीस याद रख लो, आप आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत ना सीएम फडणवीस, तो सीएम यानी कॉन्केव मायोपिया याद रखना। और अगर हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दिखने वाला है,
फार साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा चश्मे का, कौन सा लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा, तो वो है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये सीएम याद रखना। ठीक है, सीएम याद रखना, कॉन्केव मायोपिया और कॉन्वेक्स और हाइपरमेट्रोपिया, ये याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स के लिए, क्या यह कर नहीं पाओगे? इतना इजी क्वेश्चन आते हैं ना। मैं तो सोचता हूं कि हमारे टाइम पे साइंस 1 या फिर पूरा साइंस जो होता था वो सिर्फ थियोरेटिकल होता था, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, बाकी वहां एमसीक्यूज वगैरह होते थे, ऑब्जेक्टिव वगैरह, लेकिन ऐसे एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस नहीं आते। तो आपको तो फुकट के मार्क्स है यार, इतना इजी होते हैं, बस थोड़ा दिमाग और कंसेप्ट का खेल। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था, क्या दिया था, ये ग्राफ दिया है आप लोगों को। ये कौन सा ग्राफ है? टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। ये टाइम दिया है इधर पे और ये टेम्परेचर दिया है, ये समझ जाओगे आप। ए से लेके बी आपका फ्लैट है, बी से लेके सी ग्रो हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, उसके बाद सी से वापस फ्लैट हो गया, यहाँ पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो पानी बॉईल होने लगता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, चलो ये तो आपको मैंने हीट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। कौन सा चैप्टर का? हीट चैप्टर का है ना, तो ऑलरेडी ये सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है ये समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी ये ग्राफ क्या बताता है? ये ग्राफ बता रहा है टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो लिख दो ये टाइम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बताता है, और ये हमें बताता है लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे पहले जो था वो क्या था? बर्फ था, धीरे धीरे पिघला, पानी बना, पानी बन के लिक्विड से खींचा गया, यहाँ पे गैस बन गया, तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना, यानी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये है लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद रख लेना, ये टाइम वर्सेस टेम्परेचर जो ग्राफ होता है ना, ये वाला खासकर हीट चैप्टर का, तो ये क्या दिखाता है? लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। याद कर लो, रट्टा लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डज द लाइन ए बी रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे जो ए बी लाइन है दिख रहा है, ये ए से लेके बी जो लाइन है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कैसे आपका सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है, यानी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिख दो कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, समझा? बहुत सिंपल था। और तीसरा है लाइन बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लाइन बी से लेके सी ये दिखा रहा है कि कैसे मेरा टेम्परेचर जो है, यहां तक कांस्टेंट था, टेम्परेचर सेम था, टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं यहां तक ए से बी पे, लेकिन जैसे बी क्रॉस किया उसके बाद मेरा टेम्परेचर जो है बढ़ने लगा। कब तक बढ़ा? 100 तक। तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू लेक, ये 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सोचो, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना इजी क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? फटाफट बता दो, इजी है कि नहीं इजी है? तो ये चीज समझो यार, इतना इजी क्वेश्चन कभी कभी लगता है कि यार क्या ही मतलब क्या ही दे रहा है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? समझ गया तो लाइक करो, एक छोटा सा लाइक का टारगेट दिया है, ओनली 2000 लाइक कर दोगे मेरे लिए, मुझे पता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका इलेक्ट्रिक, बताओ क्या है ये, देख के बताओ, जनरेटर है कि मोटर है, बताओ। देखो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, मुझे पता है, चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर है इसमें डायग्राम लगभग सेम दिखता है, लेकिन एक फर्क है। अगर आप लोग को दिख रहा है यहां पे बैटरी, ये दिख रहा है, अगर पहले से ही बैटरी लगा हुआ है तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि जनरेटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो ऑलरेडी बैटरी लगा हुआ है, तो ये तो जनरेटर नहीं हो सकता, मतलब ये मोटर है। तो ये डायग्राम क्या है? क्वेश्चन पूछा है, देखो देखो दिखाता हूं। देखो पहला क्वेश्चन ए वाला क्या पूछ रहा है? द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर ऑफ विच डिवाइस, कौन सा डिवाइस है ये? तो ये है इलेक्ट्रिक मोटर, लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक मोटर है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच द डिवाइस वर्क, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्सेस। बहुत सिंपल है, ये लिख लो, रट्टा मार लो, याद कर लो, यही होता है इसका प्रिंसिपल, आपके बुक में है, आपने पढ़ाई किया हुआ है। और तीसरा चीज है राइट एनी 3 यूजेस, यानी ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर का काम कहां है, कहां यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर, कहां? अपने घर में पानी सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लगता है। आप अगर ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे पानी लेके जाना चाहते हो तो नीचे मोटर लगता है। आपका बोरिंग नीचे है, बोरिंग से टंकी में पानी कैसे चढ़ता है? मोटर से चढ़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इवन फैन के अंदर भी मोटर होता है, वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर होता है, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर मोटर होता है, एक वाटर पंप होता है उसके अंदर भी मोटर होता है, वाटर पंप, ये सारी चीजें के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करता है। समझ में आ गया? तो ये था इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना और ये याद कर लेना। हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या प्रिंसिपल है, लेकिन इसको याद तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में लिखना है, वर्ड्स सेंटेंस लिखना है, तो ये याद कर लो, इसको रट लो इसको, समझ तो गया है आपको, लेकिन रट लो अभी इसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? अब ये डायग्राम देखो, सेम ये वाला डायग्राम था इलेक्ट्रिक मोटर का, ये वाला है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। फर्क क्या है यहां पे पता चल जाएगा। पहली बात तो ये गैल्वेनोमीटर एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट को मेजर करता है, साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ बुशेस देखने मिल जाते हैं, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो ये फर्क है, और इसमें कोई बैटरी नहीं लगा है, देखो। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। तो कौन सा डिवाइस है पूछा है, क्या है ये, कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रिक जनरेटर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल यहां पे मैंने साइड में लिख के रखा है, देखो कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बराबर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये काम करता है कि जब भी कोई कॉइल अराउंड योर इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड,
तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है करंट के अंदर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ए करंट इन द कॉइल, और ये जो इंड्यूस करंट होता है ये आपके सर्किट में जो होती है वो कनेक्टेड जो कॉइल उसमें फ्लो होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, इसको याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, वीडियो को पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जैसे भी करना, लेकिन याद कर लेना। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि राइट एनी 3 यूजेस, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका यूज क्या है भाई। इलेक्ट्रिक जनरेटर का बहुत सारा यूज है कि भाई पहली बात तो हॉस्पिटल में जनरेटर लगते हैं बैकअप के तौर पे, कंपनीज में लगते हैं, ऑफिसेस में लगते हैं, मेरे खुद के घर में यहाँ पे छोटा सा जनरेटर जैसा ही इन्वर्टर है, मतलब इट इज नॉट ए जनरेटर वी कैन से, बट इन्वर्टर है, बैकअप तो देता है ना, सेम वही काम करता है, बट जनरेटर थोड़ा प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बड़े बड़े कंपनीज में यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के तौर पे इमरजेंसी लिफ्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है, आपने देखा ना लिफ्ट बंद पड़ जाएगी तो जनरेटर लगते हैं, डीजी बोलते हैं, डीजी, ठीक है ना, गाड़ 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 चलता है, गाड़ 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 चलता है, समझे, देखा है कि नहीं आपने। तो वो किर्लोस्कर का या फिर ऐसे बड़े बड़े कंपनी का होता है जनरेटर, आपने देखा होगा, मेरे सोसाइटी में भी है। हमारा जो जैसे मेरा जो फ्लैट है चौथे माले पे रहता हूँ मैं, ठीक है, मैं चौथे माले पे रहता हूँ, तो मान लो लिफ्ट है, मैं जा रहा हूँ दूसरे माले पे, आया लिफ्ट और पावर कट हो गया तो मैं तो फंस जाऊंगा ना, अटक जाऊंगा ना, तो इसके लिए जनरेटर है ताकि बैकअप में लिफ्ट जो है प्रॉपर तरीके से काम करे। फिर इट प्रोवाइड बैकअप इलेक्ट्रिसिटी फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली कट नहीं हो सकती, उसके लिए जनरेटर हमेशा बैकअप के तौर पे रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, जो कि चैप्टर नंबर 8 से आपको पढ़ने मिलता है। अब ये इसको देखो अच्छी तरीके से, क्या क्या दिया है देखो। पहली बात तो क्या दिया है इसमें बहुत सारे क्या दिया है, इलेक्ट्रोड दिए हैं, मतलब ये आपका एनोड है, ग्राफाइट से बना हुआ ये एनोड है, दिख रहा है, ये आपके एनोड है, ये 3 एनोड है। इसके बाद ये क्या है, एक कैथोड दिया हुआ है जो कि ग्राफाइट का लाइनिंग है, इसके अंदर मिक्सचर है एल्यूमिना, कायरोलाइट का और फ्लोरस्पार का, याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में कौन सा मिक्सचर यूज होता है, तो एल्यूमिना, कायरोलाइट एंड फ्लोरस्पार का मिक्सचर यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। याद रहेगा बच्चा, याद रहेगा कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो अगेन। ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं, बहुत रिसर्च करके लाया हूं, लास्ट ईयर के बच्चों को भी दिया था, आपको भी दे रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो ऑनलाइन आके, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो डाल दिया, इसके अंदर ये नीचे की तरफ क्या है, मोल्टन एल्यूमिनियम, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो, अब क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ मेथड, ये पूरे मेथड का नाम क्या है जो कि आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ठीक है ना। तो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ये हो गया पहले का आंसर, ठीक है, समझ में आया, क्लियर, क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज एज एनोड एंड कैथोड, मतलब एनोड पे क्या यूज हो रहा है, कैथोड पे क्या यूज हो रहा है, तो एनोड पे यूज हो रहा है ग्राफाइट और कैथोड पे यूज हो रहा है ग्राफाइट लाइनिंग, तो लिख दो एनोड पे a set of graphite rod dipped in electrolytic solution और कैथोड पे ग्राफाइट लाइनिंग। तो इसको भी याद कर लेना कि अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना आया तो उसके अंदर एनोड पे क्या होता है, ग्राफाइट होते हैं, ग्राफाइट के रॉड होते हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप्ड है, और कैथोड पे होते हैं ग्राफाइट के लाइनिंग। याद कर लो, कोशिश करो याद करने में, किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, किसका पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना पढ़ रहे हैं, याद करो, माइंड में रखो ये सब चीजें, ठीक है। अब पूछा है कि कायरोलाइट क्या है, तो आपको बताना है कायरोलाइट, ये जो कायरोलाइट है ना, ये आपको मैं एक्स्ट्रा याद दिला दूं कि इसमें अभी जैसे क्या पूछा था कि कौन कौन से मिक्सचर क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, तो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, कायरोलाइट एंड फ्लोरस्पार है, तो सबके अपने अपने केमिकल फॉर्मूला होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अगर आपने नहीं देखा होगा जाके देख लेना, एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने बना के रखा है वीडियो। वो वीडियो के अंदर सारे नेम द फॉलोइंग, सारे आईयूपीएससी नेम, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, केमिकल फॉर्मूले के क्वेश्चंस, ऑड में नाउ, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, कोरिलेशन, एक ही वीडियो के अंदर बना रखा है। मतलब आपका समझ लो ना, क्वेश्चन 1B 5 मार्क्स सिक्योर करा देगा, वैसा वीडियो है वो। तो वो वीडियो में मैंने ये सारे का फॉर्मूला, एल्यूमिना का, कायरोलाइट का, फ्लोरस्पार का फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो याद रखना, कायरोलाइट का फॉर्मूला अभी बता देता हूं, याद कर लेना, दैट इज Na3AlF6। तो कायरोलाइट का फॉर्मूला ये होता है। इसके अलावा एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे रिएक्शन दिख तो नहीं रहा, लेकिन आपको बताना है कि क्या रिएक्शन हो रहा है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे हो रहा है, O2+ 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और कैथोड पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम 3+ था, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब ऐड होगा, और यहाँ पे एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन लिक्विड फॉर्म में एल्यूमिनियम जो है आ जाएगा। देखो यहाँ से एल्यूमिनियम जो है ना वो आ जाएगा, एल्यूमिनियम निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, मोल्टन पिघला हुआ एल्यूमिनियम जो है वो निकल जाएगा। समझ में आया। तो एक बहुत जरूरी टॉपिक था, आईएमपी मैंने मार्क किया हुआ है, जरूर से प्रैक्टिस करके ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ये जो दिख रहा है ये क्या है आप लोग का, अगर आप क्वेश्चन पूछेगा कि नेम द रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन के अंदर आप देखोगे, देखो आ गया, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एक और टेस्ट ट्यूब गया हुआ है, गैस डिलीवरी ट्यूब है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर लाइम वाटर बना है, ठीक है ना, लाइम वाटर बना हुआ है, ठीक है। यूज क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट यूज हो रहा है और एसिडिक एसिड है, मतलब सोडियम कार्बोनेट और एसिडिक एसिड का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है बच्चा। एसिडिक एसिड CH3COOH होता है, ठीक है, ये हो गया।
सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 होता है, वो लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि नेम द रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन से है। तो एक तो एसिडिक एसिड है, दूसरा सोडियम कार्बोनेट है, तो लिख दो CH3COOH एसिडिक एसिड है, दूसरा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है विच गैस कम्स आउट एज एन एफरवेसेंस इन द बिगर टेस्ट ट्यूब, यानी कि कौन सा गैस बाहर आएगा। तो आपको पता ही है कि कौन सा गैस बाहर आएगा, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी दिख रहा है तो आपको पता है जब भी लाइम वाटर की बात आती है तो कौन सा गैस निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सब पढ़ा है हमने, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की पढ़ा है ना CO2 से। तो ये सारा चीजें जो है वो आपको लिख देना है यहाँ पे कि कौन सा गैस आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कलर चेंज इन द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर CO2 के वजह से क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ये तो आपने याद किया हुआ था पहले से, मिल्की या फिर क्लाउडी भी बोल सकते हैं, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। फिर नेक्स्ट है ऊपर का एक्सपेरिमेंट में हमें बोल रहा है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जगह पे कुछ और लेंगे तो उसका प्रोडक्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच केमिकल कैन बी यूज्ड टू गेट द सेम प्रोडक्ट, यानी कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसके जगह पे मैं ऐसा क्या ले लूं कि मेरा रिएक्शन में कोई चेंजेस आए नहीं, जो बन रहा है मेरा, जो लाइम बन रहा है, जो मिल्की हो रहा है वो सेम टू सेम रहे। तो हम ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का जुड़वा भाई जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका है फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट जो कि दिया हुआ है उसके जगह पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज करते हैं तो भी ये रिएक्शन सेम टू सेम होगा, याद कर लेना, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर आ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन पूछा, देखो ये सब क्वेश्चन 5-5 मार्क्स की कैटेगरी में आते हैं, अगेन बता दो 5 क्वेश्चन पूछा है ना, 5 क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये लास्ट वाला क्वेश्चन 4 वाले में आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस याद कर लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है। राइट द यूज ऑफ एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड का यूज आपको बताना है, बताओ क्या होता है एसिडिक एसिड, यानी विनेगर, ठीक है। एसिडिक एसिड जो होता है ना वो विनेगर होता है, तो विनेगर के तौर पे फूड प्रोडक्ट में, फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है प्रिजर्वेशन करने के लिए, साथ ही में एक रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। तो ये 2 पॉइंट्स याद कर लेना, वैसे भी काम आएगा क्योंकि विनेगर का बाई चांस डायरेक्टली भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा एसिडिक एसिड का यूजेस तो आप बता पाओगे। समझा बच्चा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मस्त मजेदार क्वेश्चंस होते हैं यार, मुझे लगता है हर बच्चा आराम से समझ पा रहा होगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही मस्त दिखने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक बीकर है उसके अंदर टेस्ट ट्यूब डाला है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर है मिक्सचर ऑफ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे लिख के बोल रहा है, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन शोन इन द फिगर, यानी ये जो फिगर दिख रहा है इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। ये बहुत ही मस्त टॉपिक है, आपका चैप्टर नंबर 9 आपने देखा होगा कार्बन कंपाउंड, एक मस्त टॉपिक है एकदम। तो स्टेरिफिकेशन है, ये क्या है बच्चा, स्टेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछता है स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन लिखो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस बने हैं अलग अलग तरीके से, तो इसको मैं IMP मार्क करवा देता हूं, ठीक है। तो इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन कि नेम बताओ, इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो आपने लिख दिया कि हाँ भाई स्टेरिफिकेशन है, करेक्ट है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द अबव केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस इक्वेशन, यानी कि ये जो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उसको आप लिख के दिखाओ, वो भी बैलेंस होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या क्या है इसके अंदर, पहले तो इथेनॉल है, लिखा है देखो क्या बोल रहा है, इथेनॉल है, तो मैंने ले लिया इथेनॉल यानी C2H5OH या फिर CH3CH2OH कैसे भी लिख सकते हो। दूसरा चीज इसके अंदर क्या है, इथेनॉइक एसिड भी है, तो CH3COOH होता है इथेनॉइक एसिड, जिसको हम लोग एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये दोनों को रिएक्ट करना है किसके प्रेजेंस में, यहां पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो क्या बनेगा, याद रखो, तो ये बनता है इथाइल, ये C2HOO, ये C2H5 लेना है और इसका CH3COOH लेना है, तो ये CH3COO और साथ में C2H5 मिल जाएंगे, इथाइल इथेनोएट बना लेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है ये इथाइल इथेनोएट, तो इसी को स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। और साथ में ये हाइड्रोजन बच गया और इसका OH बच गया, तो H और H2 और ये O यानी वाटर H2O जो वाटर है वो निकल जाएगा। इसी पूरे रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन को बाय हार्ट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, बहुत मस्त क्वेश्चन है स्टेरिफिकेशन का, जिसमें क्या होता है आपका इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड यानी इथेनॉइक एसिड दोनों का रिएक्शन होता है, याद रखना। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बना। तो जब मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा तो मुझे पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट बना, तो आप लिख सकते हो प्रोडक्ट फॉर्म इज इथाइल इथेनोएट, क्या बना, इथाइल इथेनोएट बना। और ऐसा भी लिख सकते हो कि साथ में वाटर भी बना, ये भी आप लिख सकते हो, इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर बना। और इसका यूज होता है फ्लेवरिंग एजेंट, जो आपका स्मेल आता है ना, फ्रेग्रेंस रहता है, किसी चीज में फ्लेवर होता है, तो इथाइल इथेनोएट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूजेस पूछेगा, जैसे पूछा भी है यहाँ पे कि इसका यूजेस बताओ, राइट है यूज, तो हमने लिख दिया
अगर आपको वैसे भी याद करना है तो कर लो, इथाइल इथेनोएट का यूज होता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, किसी चीज को फ्लेवर देना, जैसे आइसक्रीम का फ्लेवर हो गया, किसी भी चीज का फ्लेवर होना या फिर फ्रेग्रेंस देना, खुशबू, ये इथाइल इथेनोएट से होता है। अब इसके अंदर एक चौथा क्वेश्चन भी है, वो बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट, मतलब इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है। कैटलिस्ट मतलब क्या, एक ऐसा केमिकल या फिर एक ऐसा चीज जो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, बट ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एरो के ऊपर जो लिखते हैं वही होता है ना कैटलिस्ट जनरल तौर पे, तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का इस्तेमाल किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करेक्ट है, क्लियर है कि नहीं बच्चा, खुद बताओ कमेंट करके। इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, हर टाइप के क्वेश्चंस के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ऊपर से लाइव पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करा रहे हैं, वो अलग से। हर साल नहीं करते थे, इस साल आपके लिए, आपके कारण कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि मैं रात दिन एक करके मेहनत करने वाला इंसान हूं, और मैं ये नहीं देखता कि कितने मुझे व्यूज आ रहे कितने नहीं आ रहे। मैं अपना ड्यूटी पूरा करूंगा, मरते दम तक करूंगा, ये मैंने वादा किया था। आपके 4 साल 5 साल वाले बैच को भी वादा किया था, और आपको भी आज वादा कर रहा हूं, मेहनत करता रहूंगा आपके लिए। बस उम्मीद कर रहा हूं कभी तो शायद आप समझोगे, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब समझोगे, विदाउट एनी शो ऑफ का मतलब समझोगे, और हमें सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो जरूर से प्यार देते रहना, और शायद प्यार दिया भी है आपके सीनियर्स ने, बस आपके ऊपर है अब। ठीक है, चलिए, हाँ ये आ गया असली खेल। ये मेरा तो फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर कचरे जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। देखो मैं फिर से एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपको वर्बली रिवाइज करा देता हूं, क्या फिर क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे फिर से, लेकिन एक बार ध्यान दो ना। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको हेनरी मुसली ने बनाया था, ये याद रखना। किसने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मुसली ने। इसमें 18 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4, ये देखो ये बीच में लाइनिंग है, ठीक है ना, ये लाइन्स है, ऐसे लाइन्स है, ठीक है। तो ऐसे 18 ग्रुप है, कितने हैं? 18 ग्रुप है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 18 ग्रुप है। तो 18 ग्रुप होते हैं, 18 कॉलम, कॉलम मतलब ऐसे लंबे वाले कॉलम होते हैं। तो 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड होता है। और ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 किसमें? ब्लॉक में डिवाइड है। ब्लॉक समझता है? ब्लॉक, ब्लॉक मतलब जैसे समझ लो 4 रूम है अलग अलग, लेकिन ज्वाइंट है। हम लोग बोलते हैं ना 4 BHK, वैसे ये 4 BHK ब्लॉक है, समझ लो। तो इसमें 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 1 और 2, इसका बोला जाता है S ब्लॉक, यानी ये जो ग्रुप 1 और 2 है, ये पूरे जो एलिमेंट्स है इसके अंदर ना, यहां से यहां तक, ये ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है S ब्लॉक में आते हैं। फिर आपका ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, ये पूरे जो है ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, 18, ये पूरा जो आता है वो आता है आपका P ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और बीच में जो है 3 से लेके 12 तक, ये नंबर याद रखना है, 1 2 ग्रुप नंबर 1, 13 से 18 ग्रुप नंबर 1 नहीं, माफ करना कंफ्यूज हो गया, ग्रुप नंबर 1 2 S ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 से 18 P ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 D ब्लॉक। याद रहेगा क्या? उम्मीद कर रहा हूं याद तो रहेगा ही, D ब्लॉक। और लास्ट में बच गया एक और ब्लॉक जो कि होता है F ब्लॉक, जिसको बोलते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, जो कि एक्चुअल में यहीं पे होता है। वो ये जो है ना, ये अलग से बनाया हुआ है, लेकिन ये इसका ही हिस्सा है, लेकिन वहां पे एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो उसने एक अलग से ग्रुप बना दिया और बोल दिया कि ये F ब्लॉक है, ठीक है। समझ में आया? ये 4 ब्लॉक होते हैं। साथ ही में कुछ चीजें याद रखने वाली बात है, जैसे ग्रुप नंबर 1 जो होता है, ये वाला, ये पूरा, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 की वैलेंसी 3 होगी, क्या डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद करनी है आप लोग को, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो अब यहां पे ध्यान देना है, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल कहते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट याद रखना। ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 को अल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं पूरे को, ग्रुप नंबर 18 को नोबल ग्रुप या नोबल गैस ग्रुप, इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज। और साथ ही में एक जिगजैग लाइन बीच में दिखेगा आप लोगों को, देखो इस प्रकार से, ये जिगजैग लाइन के जितने भी लेफ्ट की तरफ एलिमेंट्स है, ये सारे मेटल्स है। ये क्या है? सारे मेटल्स है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, ये नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल्स है ये वाले। जिगजैग लाइन के राइट की तरफ जो भी दिख रहे हैं आप लोग को, ये सारे, ठीक है ना, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स है। और जो लाइन के टच में है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज था वो आपको मैंने बाय हार्ट करा दिया। आप चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द नेम एंड द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो में नेम और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट लिखना है। तो तीसरा रो कौन सा है? ये पहला, दूसरा, तीसरा। रो मतलब ऐसा, कॉलम मतलब ऐसा, याद रखना। तो तीसरा रो मतलब ये वाला। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। तो इसका नाम लिखना है, तो मैं लिख दूंगा कि भाई हाँ, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है। उसके आगे क्या है? उसके आगे फॉस्फोरस है। सबका नाम लिखना है पूरा, ग्रुप नंबर 3 का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सबका नाम लिख दिया। और साथ में क्या करने बोल रहा है? उसका वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया ये, लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पे,
कि यहाँ पे सोडियम है तो इसका 281 होता है, तो लास्ट में 1 आ रहा है मतलब वैलेंसी 1। मैग्नीशियम 282 है, लास्ट में 2 आ रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा 282, मतलब यहाँ पे 2। फिर एल्यूमिनियम आ गया 283 होता है, लास्ट में 3 है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो दे देगा बैलेंस करने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसका 3 है। सिलिकॉन का 4 होगा, फास्फोरस का 5 होना चाहिए, लेकिन ध्यान से सुनो, फास्फोरस का 5 हो सकता है क्या? नहीं। देखो फास्फोरस का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 15, तो ये होता है 2,8,5। किसकी बात हो रही है? फास्फोरस की। तो 2,8,5 है, इसका मतलब लास्ट में इसका आउटर मोस्ट शेल में 5 है, इसको और 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो अपना ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? अगेन याद रखना 3 हो जाएगा। फिर सल्फर का 2 हो जाएगा, क्लोरीन का 1 हो जाएगा, और आर्गन जो होता है वो इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो वो कंप्लीट है उसका ऑक्टेट, मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगा, 0 रहेगा, याद रखना। तो सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फिर फास्फोरस का फिर से 3, सल्फरस का 2 और क्लोरीन का 1 वैलेंसी है, और आर्गन का वैलेंसी 0 है, सबका लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन दिस रो इन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। यानी कि ये जो भी रो हमने रो नंबर 3 का जो लिखा, इसमें से कौन से मेटल्स है, कौन से नॉन मेटल है, कौन से मेटलॉइड है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 3 मेटल्स है, तो लिख दिया मेटल्स कौन कौन से है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर उसके अलावा सिलिकॉन जो होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि वो मेटलॉइड है, तो मेटलॉइड लिख दिया सिलिकॉन। उसके बाद जो बच गया फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये आपका क्या है? नॉन मेटल है, और आर्गन जो है वो इनर्ट गैस है, वो भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन पूछा है विच ब्लॉक डज नॉट, क्या है? विच ब्लॉक डज नॉट नॉन मेटल बिलोंग टू, मतलब सॉरी, विच ब्लॉक डज नॉन मेटल बिलोंग टू, मतलब कौन से ब्लॉक में नॉन मेटल आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो जिगजैग लाइन है इसके इस तरफ नॉन मेटल्स है, तो ऑब्वियसली कौन से ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में, तो आप लिख दो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स आते हैं। चौथा क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ एनी 2 मेटलॉइड, कोई भी 2 मेटलॉइड का नाम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन आया तो मजेदार मस्त एग्जांपल्स होते हैं यार, दिल खुश हो गया पढ़ा के। चलो अगला एग्जांपल देखो, मस्त है, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? CH, तो ये क्या है? CH3 मतलब क्या है? ये इथेन है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये C डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, देखो ये CH3 हो गया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो ये इथीन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आपको पूछा था, ठीक है, समझ जाना। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, आइडेंटिफाई करो क्या है ये? CH3, ये क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये इथेन है, ठीक है। सैचुरेटेड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल दोनों आते हैं, याद रखना। ये क्या है? यहां पे देखोगे ये क्या है? C, देखो क्या होगा ये C होगा, ठीक है, ये C होगा, 2 इससे एक डैश बनेगा और इससे एक और डैश बनेगा, और C, और इसके पास H2 और इसके पास भी H2, तो CH2 मतलब ये क्या है? आपका इथीन है, क्या है? इथीन है। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना, इसका इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो सॉल्व किया हुआ है, दिखाया हुआ है। हमें बोल रहा है डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, तो याद रखना होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सीरीज जिसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और उसके जो मेंबर्स होते हैं भले डिफर हो सकते हैं, लेकिन जो उसका मेन CH2 ग्रुप है वो डिफर करेगा, एक एक से बढ़ता जाएगा, लेकिन मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहेगा। जैसे CH3OH हो गया मिथाइल अल्कोहल, तो ये मिथाइल अल्कोहल है, तो OH आ रहा है मतलब अल्कोहल है, लेकिन अगर मैं CH3 एक और CH2 बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, मतलब ये बन गया इथाइल अल्कोहल। फिर एक और CH2 बढ़ा दूंगा तो CH3CH2CH2OH हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। फिर CH3CH2CH2CH2OH होगा तो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बस हम क्या कर रहे हैं? सरनेम सेम रख रहे हैं, यानी इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है कि हमने जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रखा है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बस उसके CH2 एडिशनल CH2 ग्रुप ऐड होते जाते हैं। तो ऐसे जो सीरीज बनते जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट का सीरीज होता है मैच नंबर 1, मैच नंबर 2, वैसे ये समझ लो होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल है, जिसमें मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारे अल्कोहल के, तो एक ही सीरीज जो होता है उसको होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मस्त एग्जांपल था, मजा आ गया पढ़ा के, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत जरूरी चीज है, लेंस चैप्टर से बिलोंग करता है, 7वां चैप्टर आपका। तो इसमें क्या है? देखो ये एक चीज दिया हुआ है, ये बीच में एक कॉन्केव लेंस है, याद रखना, ऐसे आया तो कॉन्केव लेंस है। तो क्वेश्चन पूछा था कि नेम द डिफेक्ट विजन रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, तो ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, तो ये है आपके इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म करने वाला इमेज है ना। इन फ्रंट ऑफ रेटिना मतलब ये क्या है? मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है।
तो आपने पहचान लिया कि ये कौन सा फिगर है, नियर साइटेडनेस है। वैसे ही आप हाइपरमेट्रोपिया का और ब्रेस्ट बायोपिया का भी जो मैंने आपको बताया था वो सारा पढ़ के रख लेना, मैंने सब समझा दिया है। फिर आपको बोलना है कि ये डिफेक्ट क्यों होता है। इसमें होता है कि मतलब रीजन क्या है और क्या इफेक्ट है। तो इफेक्ट ये है कि आई बॉल जो है इलोंगेट हो जाता है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। जो रेटिना और लेंस का डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए हमें नजदीक का जो है ना वो दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता, याद रखना। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो हम चश्मा पहनेंगे, वो भी किसका, मैंने बताया था मायोपिया, सीएम कॉन्केव मायोपिया, सीएम बताया था। तो इसको ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस लगेगा, ठीक है ना, वो भी प्रॉपर फोकल लेंथ के साथ। और साथ ही में चौथा क्वेश्चन है डायग्राम बनाओ ताकि इसको करेक्शन कर सके। तो आपको ये डायग्राम बना के दिखा देना है। कॉन्केव लेंस बीच में लगा दिया डायग्राम, ये दिख रहा है, ये कॉन्केव लेंस लगा दिया, इससे आप ठीक कर सकते हो। तो ये बस आपको मेहनत करना है। ये 3 टॉपिक है लेंस के, लास्ट के 3 टॉपिक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी रिपीट हुआ था। कॉमन नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और आईयूपीएसी नेम दिया है। तो कॉमन नेम इथाइलिन है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथाइलिन मतलब इथीन ही होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम इथीन, ठीक है। एसिटलिन, एसिटलिन मतलब इथाइलिन, याद रखना, इथाइन भी बोलते हैं इसको। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, Y आ गया ना तो अल्काइन हो गया मतलब ट्रिपल बॉन्ड, E आ गया मतलब डबल बॉन्ड, A आ गया मतलब अल्केन सिंगल बॉन्ड, याद रखना ऐसे कंसेप्ट। एसिडिक एसिड CH3COOH पढ़ाया था मैंने, एसिडिक एसिड को इथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल CH3OH मिथेनॉल भी बोलते हैं आईयूपीएसी में। एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसको बोलते हैं प्रोपैन 2ONE। ये सारा चीज है, बाकी सब भी चीज पढ़ा है, 122 पेज नंबर पे सारा चीज अवेलेबल है, वो भी पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि कभी कभार आता है कि आपको ना एक पैसेज दिया होता है और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। पहली बात तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे शायद, ठीक है ना, हाँ ऑप्शंस नहीं लिखे, हाँ ये रहा ऑप्शंस, ये उसके ऑप्शंस दिए थे, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है और बहुत सारे खाली डैशेस थे। मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें खाली जगह रहेगा, उसमें सही आंसर को, सही ऑप्शंस को चूज करके लिखना है। तो क्वेश्चन आया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पैसेज पढ़ो, देखो पैसेज शुरू हो रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू डैश ब्लॉक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है, डैश ब्लॉक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो इसमें देखो 4 है ना, इसमें कहां गया, देखो 4 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4 ब्लॉक। फिर आगे बढ़ेंगे तो ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन डैश ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 2 किस कौन से ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है, तो यहाँ पे लिख दोगे एस ब्लॉक। एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स एक्सेप्ट डैश, यानी उसमें मैंने बताया था सारे मेटल्स होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन। फिर ग्रुप 13 से 18 वो वाला कॉलम, ग्रुप 13 से 18 क्या था, डी ब्लॉक, एस इधर उधर पे डी बीच में पी, ठीक है ना, तो एस उधर पी बीच में डी, तो वो कौन सा ब्लॉक है, 13 से 18 वाला पी ब्लॉक है, याद रखना। तो आ जाएगा पी ब्लॉक, सब ऑप्शन में दिया हुआ है। ये ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स तीनों होते हैं। फिर बीच वाला ग्रुप 3 से लेकर 12 जो होता है वो होता है डी ब्लॉक, जिसको इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं, याद रखना। ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, माफ करना, ट्रांजिशन और नीचे वाला एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन। ग्रुप 13 से 12 जो आपका होता है वो डी ब्लॉक कैरी करता है और उसमें सारे एलिमेंट्स मेटल्स ही होते हैं। आपने देखा ना जिगजैग लाइन के, ये लेफ्ट वाला है ना, तो 3 12 वाला, ये सारे मेटल्स होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होते हैं, वो कौन सा ब्लॉक बना रहे, एफ ब्लॉक बना रहे। तो इस तरीके से सारे ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ये पैसेज आपने कंप्लीट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन सोचो 3-3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो मैं तो सोचता हूं कि यार क्या बच्चों वाला पेपर दे देता है। ये सोचो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, आया तो मजा आ जाएगा ना, है कि नहीं। समझा बच्चा, क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं यार बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो ये थे लगभग 20 से ज्यादा एक्टिविटी के फॉर्म में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, ये मैंने कंप्लीट करा दिए। अब इसके जैसा एक और वीडियो में लाऊंगा, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, उसमें हम डायग्राम्स जो टेक्स्ट बुक के अंदर के भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू हुआ और क्वेश्चन बैंक से भी लिए हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो इसके बाद ही वो वीडियो आ जाएगा। आप लोग बस चैनल पे बने रहना, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट करते रहना और मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी लाइव वगैरह भी हम ले रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हो। जब लाइव चल रहा है तभी भी देख सकते हो, या फिर लाइव होने के बाद भी उस लाइव को 2x की स्पीड पे लगा के देख सकते हो, क्योंकि वो सेव हो जाता है रिकॉर्डेड में लाइव में जाके। तो पढ़ते रहो, बस इतना ही उद्देश्य है कि हर बच्चा अच्छा मार्क्स निकाले, क्योंकि अब की बार 90 पार विथ JR, करेक्ट है। तो मन लगा के पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत जो पसीना बहा बहा के हम मेहनत कर रहे हैं वो वीडियो के लिए, ये मेहनत के लिए प्लीज लाइक कर देना है और शेयर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को लाइक 2000 बोला था, 2000 लाइक हो जाना चाहिए, तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी महाराष्ट्र के जितने भी आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे, उन तक शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।